नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। शाम की 6 बजने वाले हैं। न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कहां हुई बीजेपी की स्पेशल बैठक, मुख्य सचिव को लेकर क्यों हो रही है माथापच्ची और क्यों बदहाल है प्रदेश के गेहूं क्रय केंद्र। यही नहीं, न्यूज 18 स्पेशल में है कई और स्पेशल खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की खबर के साथ। योगी सरकार की पहली सिपाही भर्ती पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इंतजाम परखने और सख्त संदेश देने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ में 4 सेंटरों पर खुद छापा मारा। कई जिलों में पेपर आउट करवाने की अफवाह फैलाने वाले और भर्ती का झांसा देकर पैसे वसूलने के मामले में कुल 18 मुन्ना भाई अरेस्ट भी हुए। ये रिपोर्ट देखिए। चुनौती बनी सिपाही भर्ती परीक्षा, खूब उड़ी पेपर आउट होने की अफवाह। पुलिस ने कई मुन्ना भाई भी किए गिरफ्तार। 18 और 19 जून ये वो दिन है जो यूपी पुलिस और योगी सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और शुरू होते ही पेपर आउट होने की अफवाह भी खूब उड़ी और भर्ती का झांसा दिलाने वाले मुन्ना भाई भी गिरफ्तार हुए। मैंने खासकर सोशल मीडिया को निर्देशित किया है कि जितने भी अफवाह फैल रहे हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले एक पेपर्स सर्कुलेट हुआ, उस पेपर्स को हम लोगों ने देखा कि वो फेक पेपर्स हैं। तो इस तरह के शरारती तत्व तो कर रहे हैं कि किसी भी पेपर को निकाल कर कह दे रहे हैं कि एग्जाम है, क्योंकि जिसने पैसा लिया होगा वो ये सब खुराफात करेगा। प्रदेश में पेपर आउट की अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म है। हालांकि इन सबके बीच सोमवार को हुई परीक्षा के दौरान पुलिस की सख्ती भी खूब देखने को मिली। पारदर्शिता को परखने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने खुद राजधानी के 4 सेंटरों पर छापेमारी की। यूपी में 41,520 सिपाहियों की भर्ती की लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। 18 और 19 जून को 2-2 पालियों में परीक्षा होनी है। परीक्षा के लिए 56 जिलों में 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भर्ती के लिए 22.67 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा के बीच ही नकल कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ भी हुआ। अकेले गोरखपुर से ही 11 लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं 3 आजमगढ़ और इलाहाबाद से भी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए सभी आरोपी 8-8 लाख रुपए में लिखित परीक्षा पास कराने का सौदा कर रहे थे। खैर, ये सिपाही भर्ती परीक्षा शासन और प्रशासन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, ये यूपी का इतिहास रहा है कि जब भी यहाँ सिपाहियों की भर्ती परीक्षा हुई है, फर्जीवाड़ा जमकर सामने आया है। ऐसे में ये देखना होगा कि मौजूदा प्रशासनिक तंत्र इस बार की परीक्षा को कितना नीट एंड क्लीन रख पाता है। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और बात करते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद में सीएम योगी ने आज पश्चिमी यूपी के जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक की, जिसमें विधायकों और सांसदों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री भी इसमें मौजूद थे। क्या कुछ खास हुआ बैठक में और क्यों है बीजेपी की पश्चिमी यूपी पर विशेष नजर, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में बीजेपी की स्पेशल बैठक में हुआ हार पर मंथन, पश्चिमी यूपी की स्थिति पर चर्चा, 2019 का ब्लूप्रिंट भी हुआ तैयार। पहले गोरखपुर और फूलपुर और उसके बाद कैराना, एक के बाद एक 3 लोकसभा सीट गंवाने वाली बीजेपी अब अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाह रही। 2019 में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें विशेष तौर पर पश्चिमी यूपी के नेताओं को बुलाया गया। यूं तो बैठक का मुख्य उद्देश्य हार पर मंथन था, लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने 2019 को लेकर भी नेताओं से चर्चा की। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें हमारी 3 कमिश्नरी पड़ती हैं, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, इस पश्चिमी क्षेत्र की बैठक अभी नहीं हो पाई थी। तो इसी दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र के अपने माननीय सांसद, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक लेने के लिए आज यहां पर विशेष रूप से आया था। इसमें सरकार और संगठन
मिलकर के कैसे योजनाओं को फोकस करके आगे बढ़ा सकता है। बैठक में विधायकों और सांसदों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने विधायकों और सांसदों से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाने को कहा। राजनीति है, राजनीति में हार भी होती है, राजनीति में जीत भी होती है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि 2017 में जो वोट हमें नूरपुर में मिला था या जो वोट हमें लोकसभा में कैराना में मिला था, उन दोनों में हमने वोट को अधिक किया है। 6% वोट हमारा बढ़ा है और लगातार वोट बढ़ना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस बात का सबूत है कि जनता उसके कामों पर मोहर लगा रही है। जाहिर तौर पर 2014 और 2019 के हालातों में जमीन आसमान का अंतर है और बीजेपी भी ये बखूबी जानती है। और हाल ही में आए 3 लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की स्थिति प्रदेश में क्लियर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई आज, जो आज चर्चाओं का विषय भी बनी रही। यूपी में मुख्य सचिव पद की कुर्सी खाली होने वाली है, जिसको लेकर अभी से कयासों के बाजार गर्म होने लगे हैं। आने वाली 30 जून को मौजूदा मुख्य सचिव राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आने वाले समय में कौन यूपी के मुख्य सचिव का पदभार संभाल सकता है। राजीव कुमार की रिटायरमेंट से पहले चर्चा तेज। राजीव कुमार की जगह अगला मुख्य सचिव कौन? क्या मुख्य सचिव के पद पर होगी सियासी नियुक्ति? राजीव कुमार के रिटायरमेंट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उनके पद पर दावेदारी की अटकलें भी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि यूपी की नौकरशाही में सबसे बड़ी कुर्सी पद मुख्य सचिव का ही है। इसी महीने के 30 जून को मुख्य सचिव राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। अगर राजीव कुमार का कार्यकाल नहीं बढ़ा तो फिर सवाल उठ रहे हैं कि उनके बाद कौन? राजीव कुमार की जगह कौन होगा? उनका पदभार कौन संभालेगा? उनकी जगह की भरपाई कौन करेगा? यूपी की नौकरशाही को कौन संभालेगा? इसके लिए योगी सरकार एक ऐसे अफसर की तलाश में है जो आम चुनाव के बाद तक पद पर रहे। इसी अटकलों को देखते हुए 1982 से 1984 बैच के 21 अफसरों के नाम दौड़ में हैं। इन्हीं 21 अफसरों में 1984 बैच के 4 अफसरों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अनंत कुमार जो भारत सरकार में सचिव हैं, वो 2019 में रिटायर हुए। दुर्गा शंकर मिश्रा जो भारत सरकार में ही सचिव हैं, वो 2021 में रिटायर होंगे। यूपी के आईडीसी अनूप चंद पांडे 2019 में रिटायर होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के विभागों में अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल 2022 में रिटायर होंगे। इन 4 नामों को अगर छोड़ दिया जाए तो 1981, 1982 और 1983 बैच के ज्यादातर अधिकारी 2018 और 2019 के बीच में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 1984 बैच के 4 अधिकारियों में से ही किसी एक के नाम पर मुहर लगेगी, जो राजीव कुमार की जगह लेगा। यूपी का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इस बात को लेकर कयास तेज हो गए हैं। वर्तमान चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद यूपी के 5 बड़े नाम जो मुख्य सचिव की दौड़ में हैं, उन्होंने परिक्रमा करना भी शुरू कर दिया है। बात चाहे संजय अग्रवाल की हो, अनूप चंद पांडे की हो, प्रवीर कुमार हो या चंद्र प्रकाश या आनंद कुमार, सभी लोग इस रेस में शामिल है। अब सरकार को यह तय करना है कि उत्तर प्रदेश का अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पद यानी मुख्य सचिव, सरकार की तैनाती भी शायद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो। इसीलिए शायद अब ब्यूरोक्रेसी में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सबसे बड़े पद पर किसकी तैनाती होगी। फैसला सरकार के हाथ में है, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये फैसला सियासी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात कर लेते हैं किसानों को हो रही दिक्कतों की। सूबे में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए कई क्रय केंद्र खोले गए, लेकिन गेहूं क्रय केंद्रों पर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने प्रदेश के कई गेहूं केंद्रों का जायजा लिया तो पूरी हकीकत सामने आ गई। सूबे में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए खोले गए क्रय केंद्रों पर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने प्रदेश के कई गेहूं क्रय केंद्रों का जायजा लिया तो पूरी असलियत सामने आ गई, जिसमें कहीं किसानों से खरीदे गए गेहूं का भंडारण का इंतजाम नहीं दिखा तो कहीं तय तारीख से पहले ही क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा मिला। बात करें वाराणसी जिले की तो यहाँ 23 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहाँ गेहूं की खरीद लक्ष्य सीमा को पार हो गई, लेकिन क्रय केंद्रों पर किसानों को बोरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से किसान गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं। कहते भैया बस बोरी नहीं है, यहाँ बोरी नहीं है।
इसकी वजह से हम लोग गेहूं अपना दे नहीं पा रहे हैं। अब बारिश हो रही है, बताइए गेहूं रख करके कि जैसे हम लोग पास तो गेहूं पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पे समस्या हम लोग को बोरे की आ रही है। जब भी आ रहे हैं तो बोरा ही नहीं मिल रहा है हमको, और गेहूं पड़ा हुआ है। क्रय केंद्रों पर भले ही तय लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद की गई है, लेकिन खरीदे गए गेहूं को रखने के इंतजाम नहीं किया गया है। पद में कुल 23 क्रय केंद्र हैं और इन 23 क्रय केंद्रों पर अब तक 55,457 क्विंटल की खरीद हो गई है, जबकि इसी तिथि तक गत वर्ष 29,590 क्विंटल की खरीद हुई थी, जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग दूना है। थोड़ी समस्या है जिसके लिए अधिकारियों से मिल करके उसका निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि खरीद ज़्यादा हो गई और उस हिसाब से स्पेस नहीं है। खरीदे गए गेहूं को रखने के इंतजाम नहीं होने की वजह से गोदाम के छत के नीचे और खुले में गेहूं को रखा जा रहा है। वहीं गोरखपुर के गेहूं क्रय केंद्रों पर भी अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ के क्रय केंद्रों पर तय तारीख से पहले गेहूं की खरीदारी बंद कर दी गई। इस बारे में पूछे जाने पर यह कहा गया कि गेहूं खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे पूरा कर लिया गया है। ये चौरी चौरा हाट शाखा क्रय केंद्र है। यहाँ सन्नाटा पसरा है और यहाँ गेहूं की खरीद न होने की वजह यह है कि गोदाम में गेहूं रखने की जगह ही नहीं है। ठेकेदार माल नहीं उठाने के कारण खरीदारी प्रभावित हो रहा है। गोदाम पूरी तरफ से फुल हो चुका है। इस समय खरीदारी बंद है किसानों का। हाँ, किसानों का बंद है। इस तरह गोरखपुर के कई क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही, जिसकी वजह से किसान बिचौलियों को औने पौने कीमत पर गेहूं बेच रहे हैं। जबकि इलाहाबाद जिले के ज्यादातर क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद का तय लक्ष्य तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि तय तारीख और तय क्रय केंद्रों पर कई किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाए। उधर मुजफ्फरनगर के क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है, लेकिन किसानों को क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेचने में काफी वक्त लग रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। तो इस तरह सूबे के कई गेहूं क्रय केंद्रों पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से न सिर्फ किसानों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि खरीदे गए गेहूं को रखने तक का इंतजाम नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद बात करते हैं पानी की समस्या को लेकर। बुंदेलखंड में पानी को लेकर इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पानी पर तकरार, झांसी में दो विभाग आमने सामने, कौन सच्चा कौन झूठा। सूखी धरती, जी शायद यही पहचान अब बुंदेलखंड की बन गई है। यहाँ बूंद बूंद पानी कितना कीमती है, ये सिर्फ इस इलाके के लोगों को पता है। पानी के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो बुंदेलखंड के रहने वाले लोग जानते हैं। लेकिन इन दिनों एक चर्चा यहाँ जोरों पर है। दरअसल जल निगम के प्रबंध निदेशक ये दावा करते हैं कि जल संस्थान को प्रतिदिन 72 MLD पानी दिया जाता है, वहीं जल संस्थान इसे नकार रहा है। आप भी सुनिए पानी देने वाले और लेने वाले विभाग के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं। भी कराया जा सकता है कि हम 72 MLD पानी दे रहे हैं। तो प्रतिदिन सर कितना MLD पानी दिया जाए संस्थान को? 72 MLD। और सर ऐसा क्यों सर बात सामने आई 40 MLD ही पानी दिया जा रहा है? नहीं, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि हो सकता है उनके कहीं पिलफ्रेज है या उनकी कहीं अकाउंटिंग नहीं है प्रॉपर। हमारा यही कहना है कि वो जो भी पानी दे रहे हैं, योजना वो मेंटेन कर रहे हैं सारा कुछ, वो क्यों नहीं हमारे लिए जो पानी आ रहा है उस पर मीटरिंग क्यों नहीं करते? अगर वो मीटरिंग कर दें तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। कितना पानी आपको मिल रहा है? हमको 40 के आसपास मिल रहा है। आप समस्या ये आ रही है कि ये 70 MLD का दावा वो कर रहे हैं, 40 MLD दावा ही कर रहे हैं, तो आखिर 30 MLD पानी जा रहा है, तो वो मीटरिंग कर दे उस पर। अधिकारियों के दावे तो आपने सुन लिए, अब यहाँ की जनता पानी के लिए कितनी परेशान है वो भी सुन लीजिए। कितनी समस्या पानी की ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। हम कह रखत प्यासन हो परेशान है, बहुत दूर दूर से ले आ रहा है पानी। तो ये हैंडपंप क्यों नहीं काम कर रहा, क्या वजह है? पानी जब हमें वो बेकार ले कछु पाइप डाले थे सो बेकार ले गए। अब हमें तरे को बोरा ही नहीं जाएंगे, पानी कहाँ से आ जाए। पानी को लेकर जिस तरह से दो विभाग आमने सामने हैं, वो बता रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। जरूरत है इसे समय रहते सही करने की, जिससे यहाँ की जनता को इस मौसम में थोड़ी सी राहत मिल सके। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।